हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, हमारी फार्माकोलॉजी की ये यूनिट नंबर 1 चल रही थी एंड इसमें भी हमने ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स तक यहाँ तक कवर करा दिया था पिछली वीडियो में। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स। ठीक है, तो समझने वाले हैं आखिर ये एंजाइना है क्या और एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या है और ये इनका एक्शन क्या होने वाला है, इनका क्लासिफिकेशन, मतलब पूरी फार्माकोलॉजी पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो आज ये खत्म हो जाएगा, फिर हमें ये 2 चैप्टर्स बचेंगे, इसको भी हम जल्दी कवर कर देंगे। ओके, तो देखो एंटी एंजाइनल यानी कि एंटी यानी कि वही अपोज करेगा, एंजाइनल यानी कि एंजाइना पैक्टोरिस। तो एंजाइना पैक्टोरिस सबको पता है चेस्ट पेन, तो सिंपली ये ड्रग्स होंगी जो हमारे चेस्ट पेन को ठीक करेंगी यानी कि एंजाइना पैक्टोरिस को ट्रीट करेंगी। ठीक है, अब गाइस अब बात करते हैं एंजाइना पैक्टोरिस क्या है। तो एंजाइना पैक्टोरिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जितना हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है। ठीक है, अब जितनी सप्लाई हार्ट को चाहिए ऑक्सीजन की उतनी नहीं मिल पाएगी, तो इसी को हम कहते हैं चेस्ट पेन। अब चेस्ट पेन एक सिम्टम होता है किसका, मियोकार्डियल इस्केमिया। अब ये मियोकार्डियल इस्केमिया क्या है, ये है रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट। जब ब्लड ही नहीं पहुंच पाएगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि ब्लड की वजह से ही तो ऑक्सीजन पहुंच रही है। ठीक है, तो वही बात है, अगर वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है तो वहाँ पर ये चेस्ट पेन तो होगा ही, बट साथ में एक मियोकार्डियल इस्केमिया भी होगा। सिंपली आप ये ध्यान रखना, एंजाइना पैक्टोरिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन हार्ट तक सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, अब इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं वो आप देख लीजिए। फर्स्ट इसमें मेन सबसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि प्लेक का फॉर्मेशन हो जाना। जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना तो वो एकदम प्लेक फॉर्म कर लेते हैं हमारी ब्लड वेसल्स में। ठीक है, तो वहाँ पर हमारी होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सेकंड है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, थर्ड है वेसल स्पाज्म यानी कि वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्टर हो जाना। ठीक है, एंड लास्ट हमारा हाई हार्ट वर्कलोड यानी कि हम हार्ट पर ज़्यादा वर्कलोड डाल रहे हैं इसलिए। ओके, अब इसके सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स में फर्स्ट आ जाता है सबसे मेन चेस्ट पेन होगा। सेकंड कफिंग यानी कि खांसी। थर्ड है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होना। फिर है एबनॉर्मल स्वेटिंग यानी कि एक अमाउंट से ज़्यादा पसीना निकलना। तो फिर फैटिग यानी कि थकावट, डिजीनेस यानी कि वही थकावट वगैरह, एंजाइटी, घबराहट। ठीक है, तो ये सिम्टम्स हो गए इसके। तो बात करें हम टाइप्स ऑफ एंजाइना यानी कि एंजाइना के टाइप, तो फर्स्ट है इसमें स्टेबल और क्लासिकल एंजाइना। तो ये बहुत मोस्ट कॉमन एंजाइना है। अब ये होता किसकी वजह से, जैसे कोई फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उनका एकदम हार्ट का जो वर्कलोड होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो ये एक एंजाइना कैटेगरी में आता है। बस ये स्टेबल है, मतलब कुछ टाइम बाद ठीक हो जा रहा है। ओके, सेकेंड है इसमें वेरिएंट एंजाइना। दिस टाइप ऑफ एंजाइना अकर्स एट रेस्ट स्लीप टाइम, मेन रीजन वैसोस्पाज्म। तो ये होता है हमारा जब हम आप स्लीप टाइम पे हो या रेस्ट कर रहे हो, तो इसका जो मेन रीजन होता है वो होता है वैसोस्पाज्म यानी कि वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाना। एंड थर्ड है लास्ट अनस्टेबल एंजाइना। इट इज़ नॉट प्रेडिक्टेबल एंड ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कोरोनरी स्पाज्म। तो ये हमारे वो जो कॉजेज मैंने भी बताए थे, लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, प्लेक का फॉर्मेशन हो गया, कोरोनरी स्पाज्म हो गए, तो उसकी वजह से ये अनस्टेबल एंजाइना होता है। ठीक है, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब होने वाला है ये। अब ये दोनों ऊपर वाले प्रिडिक्टेबल है, इनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं अपना सबसे मेन टॉपिक जो कि होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स। ओके, तो देखो क्लासिफिकेशन इसकी 4 कैटेगरी मैंने बनाई है यहाँ पर। अब 1 मिनट सुनो मेरी बात। तो देखो ये यूनिट नंबर 2 है किसकी, मेडिकेम की यानी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री की। तो यहाँ पर आपको दे रखा है एंटी एंजाइनल। अब एंटी एंजाइनल में सिर्फ 2 कैटेगरी दे रखी है आपको, वैसोडाइलेटर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ये 2 कैटेगरी दे रखी है, बट हमको फार्माकोलॉजी में पढ़ना है, तो फार्माकोलॉजी में इसकी 4 कैटेगरी हमको पढ़नी होगी। तो यही 4 कैटेगरी आप मेडिकेम में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मतलब सेम पढ़ना, तो इतना ज़्यादा वर्कलोड आप पर होगा नहीं, सेम पढ़ोगे तो कम होगा एंड याद भी सफिशिएंट होगा आपको। ठीक है, तो इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी वैसोडाइलेटर्स यानी कि जो नाइट्रेट्स होते हैं हमारे वेसल्स को डायलेट करने वाले, इसमें ड्रग्स आ जाती हैं, आप पढ़ लेना। सेकंड है बीटा ब्लॉकर्स यानी कि जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी ड्रग्स। फिर है कैल्शियम चैनल ओपनर यानी कि जो पोटेशियम चैनल को ओपन करेंगी। फिर है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यानी कि जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगी। ठीक है, अब सबका एक एक करके मोड ऑफ एक्शन जानते हैं। अब फर्स्ट आता है इसमें वैसोडाइलेटर्स। सो नाइट्रेट्स आर द वैसोडाइलेटर्स विच डायलेट द कोरोनरी आर्टरी एंड मेक ब्लड फ्लो ईजियर। तो ये वैसोडाइलेटर्स हमारे सिंपली नाइट्रेट्स होते हैं। नाइट्रेट्स केमिकली हम इनको नाइट्रेट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये करेंगे क्या, ये हमारी ब्लड वेसल्स को जाकर डायलेट कर देते हैं, जिससे हमारी जो फ्लो होता है ब्लड का वो ईजी हो जाता है।
दीज आर प्रोड्रग फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखो ये प्रोड्रग होती है, प्रोड्रग यानी कि एक टर्म है प्रोड्रग। अब उसका मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। प्रोड्रग यानी कि कोई भी बॉडी से हमारी बाहर जो ड्रग है वो प्रोड्रग कहलाई जाएगी। कब? जब वो इनएक्टिव फॉर्म में होगी। अब इनएक्टिव फॉर्म में होगी जब हम उसको ले लेंगे, जब हमारी बॉडी में पहुंच जाएगी तो वो एक अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब जैसे ये ड्रग है हमारी कोई भी, जैसे समझ लीजिए कोई भी नाइट्रेट ड्रग समझ लीजिए, नाइट्रोग्लिसरीन एक ड्रग है, तो वो हमारे जाकर जब हम उसको बॉडी में ले लेंगे तो वो एक हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगी। अब ये ही इसकी एक्टिव फॉर्म होगी। ठीक है, तो मतलब ड्रग जो होगी वो डायरेक्ट एक्शन नहीं करेगी, पहले ड्रग कन्वर्ट होगी अपनी एक्टिव फॉर्म में, देन जो एक्टिव फॉर्म होगी ये आगे पूरा एक्शन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, सिंपली आप समझ गए। अब इसका देखो मोड ऑफ एक्शन मैंने यहाँ पर अभी लिखा हुआ है, बट अभी आपको मैं एक डायग्रामेटिक तरीके से समझाता हूँ तो ईजी समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो अब दो ये अलग अलग है, पर पहले इस वाले को समझो। आखिर हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हमको रिलैक्स कराना है, यानी कि ब्लड वेसल को वैसोडाइलेट से वेसल्स को डायलेट कराना है। तो वेसल्स को डायलेट कब कराएंगे? जब हमारी वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन होंगी। ठीक है, तो हमको कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर कम करना है। तो पहले मैकेनिज्म समझिए आखिर कॉन्ट्रैक्शन हो कैसे रहा है हमारी बॉडी में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमारी ये हार्ट की एक मसल ले ली मैंने बीच वाली, तो यहाँ पर सिंपली कैल्शियम चैनल होता है। अब इसकी मदद से कैल्शियम हमारे अंदर आते हैं। अब कैल्शियम आकर स्टोर हो जाते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब ये कैल्शियम जो होता है ये काल्मोड्यूलिन प्रोटीन होती है, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर आगे फर्दर मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फेट इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ये एक हमारा प्रोटीन ही होता है। अब ये हमारा इंटरैक्ट करता है एक्टिन के साथ। ठीक है, अब ये एक्टिन मायोसिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनता है। अब ये कॉम्प्लेक्स ही हमारा फर्दर कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब सिंपली हम ड्रग देकर कर क्या रही है, ये जो MLC के मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फेट, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, इसको ही यहाँ से हटवा दे रहे हैं। ठीक है, मतलब डीफॉस्फोराइलेशन यहाँ पर करा रहे हैं, सिंपली हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब ये फॉस्फेट हट जाएगा तो ये जो मायोसिन लाइट है ये हमारे एक्टिन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। अब जब मायोसिन एक्टिन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अब समझिए जैसे हमने ड्रग दी, अब NO का मतलब है नाइट्रिक ऑक्साइड, नो मत समझ लेना इसको, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगी? ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगी जो है ग्वानिल साइक्लेज। अब ये ग्वानिल साइक्लेज क्या करेगा? ये GTP को कन्वर्ट करता है CGMP में। ठीक है, GTP हमारी हार्ट मसल में रहती है ऑलरेडी, तो GTP को कन्वर्ट करेगा CGMP। अब CGMP की जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमारा प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा। ठीक है, अब प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा। अब प्रोटीन काइनेज का काम होगा यहाँ पर MLC के फॉस्फेट को डीफॉस्फोराइलेशन कराना, यानी कि इस फॉस्फेट वाले ग्रुप को यहाँ से डिटैच कर देना, हटा देना। तो यहाँ पर ये मायोसिन अकेला बचेगा। अब मायोसिन जब अकेला बचेगा इसके साथ फॉस्फेट नहीं होगा तो ये एक्टिन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। अब जब ये इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर हमारी वेसल्स हमारी ऑलरेडी रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो सिंपली ये है इसका मैकेनिज्म। अब यही बात यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में लिख रही है, तो डायग्राम से समझना काफ़ी इजी हो जाता है। अब देखो नाइट्रेट है, ये हमारे एंजाइम की मदद से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी नाइट्रिक ऑक्साइड में। अब नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे एक्टिवेट करेगी ग्वानिल साइक्लेज एंजाइम को, जो कि इंक्रीज कर देगा CGMP की प्रोडक्शन को। GTP को कन्वर्ट करके CGMP तो बनाएगा ग्वानिल साइक्लेज एंजाइम। ठीक है, अब ये CGMP क्या करेगा? ये फर्दर एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज को, जो कि डीफॉस्फोराइलेशन करा देगा मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फेट का MLC के P। अब जब MLC के P यानी कि जो फॉस्फेट ग्रुप है प्रोटीन काइनेज की मदद से अलग हो जाएगा। ठीक है, ये मायोसिन अलग हो गया, फॉस्फेट अलग हो गया, तो स्टॉप मायोसिन एक्टिवेशन एंड डज नॉट इंटरेक्ट विद एक्टिन। तो समझ गए ना, मायोसिन फिर इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा एक्टिन के साथ, सो कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप, डायलेशन अकर्स एंड ब्लड फ्लो ईजियर, यानी कि ब्लड फ्लो हमारा ईजियर हो गया, वेसल डायलेट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो समझ में आया, हमारा जो वैसोडाइलेटर था वो मेन कैटेगरी थी, उसको जरूरी समझना। ठीक है, सेकंड यहाँ पर बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर्स आपको सबको पता है बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली। सो बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज हार्ट रेट एंड इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो हमारे बीटा रिसेप्टर होते हैं हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करने में और कॉन्ट्रैक्शन को भी इंक्रीज करने में। ठीक है, मीन दैट टाइम O2 यानी कि ऑक्सीजन डिमांड ऑफ हार्ट इंक्रीज। तो जब ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से बीटा रिसेप्टर पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो जाकर बाइंड होते हैं, तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है हार्ट के लिए वो इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे हमारा यही
एंजाइना पेक्टोरिस कॉज होता है। सो बाय ब्लॉकिंग बीटा रिसेप्टर द O2 डिमांड कैन बी डिक्रीज। अब जब हम इन बीटा रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देंगे तो जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। एग्जाम्पल इसके एटेनॉल, मेटोप्रोलोल, प्रोनेनॉल। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही होने वाला है। सो दीज ड्रग्स वर्क बाय ब्लॉकिंग बीटा रिसेप्टर। सो एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन कैन नॉट बाइंड टू बीटा रिसेप्टर, यानी कि जो पहले हमारे ये जो न्यूरोट्रांसमीटर थे एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामिन वगैरह, वो हमारे बीटा रिसेप्टर पे बाइंड हो रहे थे, तो यहाँ पर ये एक्शन कॉज कर रहे थे कॉन्ट्रैक्शन का। बट अब हमारी ये ड्रग जाकर इसको ब्लॉक कर देगी तो बीटा रिसेप्टर हमारे ब्लॉक हो जाएंगे, और जब हमारे बीटा रिसेप्टर ब्लॉक हो गए तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन भी डिक्रीज होगा और हार्ट रेट भी डिक्रीज हो गया। सो हमारे O2 की डिमांड जो होती है हार्ट के लिए वो भी डिक्रीज हो जाएगी। एंजाइना पेक्टोरिस यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, अब थर्ड कैटेगरी आती है हमारी पोटेशियम चैनल ओपनर, यानी कि जो हमारे पोटेशियम चैनल को ओपन करेंगे वैसी ड्रग्स। दीज ड्रग्स ओपन द पोटेशियम चैनल प्रेजेंट इन द स्मूथ मसल सो इट कॉज हाइपर पोलराइजेशन। तो यहाँ पर पोटेशियम चैनल ओपन करने का एक ही मकसद होता है, हाइपर पोलराइजेशन कराना। ठीक है, एग्जाम्पल इसका निकोरांडिल, पीनासिडिल, क्रोमाकेलिन। ओके, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझिए भैया का। सो पहले जाएंगी ड्रग पोटेशियम चैनल को ओपन करेंगी जो हमारे प्रेजेंट होता है स्मूथ मसल में। अब इसको ओपन तो कर दिया, फिर क्या होता है पोटेशियम कंडेंसेशन इंक्रीज आउटसाइड द सेल। तो पोटेशियम का कंडेंसेशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है आउटसाइड से सेल, यानी कि सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में। तो वहाँ पर क्या होता है, फिर होता है हमारा कॉज हाइपर पोलराइजेशन। वहाँ पर हमारी हाइपर पोलराइजेशन कॉज होती है। ठीक है, अब हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया है आपको। फिर जब हाइपर पोलराइजेशन होगा तो ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक हो जाएगा वहाँ पर। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो गया तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कैल्शियम की अमाउंट जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी सेल में। और जब कैल्शियम ही हमारा अंदर नहीं आ पाएगा तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो पाएगी। जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी तो वहाँ पर ऑलरेडी रिलैक्सेशन ही होगी। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी है इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। सो कैल्शियम सबसे मेन कारण होता है कॉन्ट्रैक्शन का कैल्शियम। ठीक है, सबसे मेन कारण। तो अब यहाँ पर हम कर रहे हैं कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक। तो जब कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक कर देंगे तो कैल्शियम सेल के अंदर ही नहीं आ पाएगा, तो इससे भी हमारा एंजाइना पेक्टोरिस ट्रीट होगा। ठीक है, अब देखो कैल्शियम आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, इफ द कार्डियक सेल कैल्शियम चैनल इज प्रेजेंट बाय विच कैल्शियम आयन एंटर इनसाइड द सेल। अब जब कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर आएगा, यानी कि वो सेल के अंदर आएगा, तो ये बाइंड करेगा कैल्मोड्यूलिन प्रोटीन के साथ। अब कैल्मोड्यूलिन प्रोटीन के साथ जब बाइंड करेगा तो ये एक्टिवेट होगा एक्टिन मायोसिन, जो अभी मैंने पीछे बताया था। ठीक है, ये वाला ही एक्टिन मायोसिन यहाँ पर कॉज होगा, इंटरेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, बट जब हम ये ड्रग दे देते हैं तो ये हमारे कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, मतलब ये वाला जो चैनल है कैल्शियम चैनल, इसको ही ब्लॉक कर देंगे तो ये कैल्शियम ही अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल इसका निफिडिपिन, एमलोडिपिन, डिल्टिएजाम। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपली वही होने वाला है, ब्लॉक करेंगे कैल्शियम चैनल को, जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम होगा उसकी अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी, एक्टिन मायोसिन एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज, रिलैक्सेशन इंक्रीज। ठीक है, तो सिंपली हमारा ये कवर होता हुआ आज। चलो, तो ये जो एंटी एंजाइनल वाला चैप्टर है ये भी हमारा यहाँ पर कवर होता हुआ। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में शायद हम दोनों को एक साथ कवर कर देंगे, तो अगर नहीं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होगी तो एक एक करके कवर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एंटी एंजाइनल तक हमारा कवर हो चुका है। अब ये तीनों वाले चैप्टर आपने नहीं देखे एक बार इनको जरूर से देख लेना, प्लेलिस्ट की लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।